नमो नमः महोदयः। नमो नमः महोदयः। नमो नमः महोदय। नमो नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य। नमो नमः महोदय। नमः नमः सर्वेभ्यः नमः। महोदयः 10 जनाः इदानीम् अभवन्, तर्हि प्रारम्भं कुर्मः महोदयः। करोतु। अस्तु महोदय, सर्वेभ्यः नमः। अद्य अस्यां 10 रूपकक्षायाम् अस्याः प्रारम्भे अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं श्रीमन्तं सुनील कुमार महोदयं निवेदयामि। एषः महोदयः सम्प्रति स्नातकोत्तरं कृत्वा शिक्षाशास्त्रीं कुर्वन् अस्ति। इदानीं मङ्गलाचरणार्थम् अहं निवेदयामि। सुनील कुमार महोदयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। वागर्धविव सम्पृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः। धन्यवादः महोदयः। इदानीं अस्याः 10 रूपकक्षायाः प्रारम्भे अहम् अद्यतनव्याख्यानस्कृते आचार्यान् महोदयान् सादरं निवेदयामि। महोदयाः। धन्यवादः। सम्यक् रूपेण मङ्गलाचरणं जातमस्ति। राम अस्तु। अद्यापि मम वैफै सम्यक् कार्यं न करोति। इति मध्ये अहम् आगतोऽस्मि। भवतु। यः रामचल महोदयस्य एकः प्रश्नः आसीत्। किं भो? जी महोदय। अंक विषय आसीत्। एकः आसीत् तत्र मुद्राक्षर विषये। अंक विषये तु आसीत् यत् अत्र अंक इति शब्दः यः आगच्छति सः एकस्य अंशस्य कृते। पुनश्च अंक इति एकं रूपकम् अपि भवति। सत्यं। तर्हि एकः एव अंकशब्दः
प्रयुज्यते इति तर्हि तत्र यदा अंक इत्यस्य विवेचनं भविष्यति अर्थात दशरूपकेषु मध्ये अंक इति रूपकं यदस्ति तस्य यदा विवेचनं भविष्यति तस्मिन् समये एषः विषयः स्पष्टः भविष्यति इति अतएव तं त्यजामि। अधुना द्वितीयः आसीत् भवतः मुद्रा राक्षसम् इति नामकरणं कथम् इदमेव आसीत् अथवा किञ्चित् अन्यत्? न न इदमेव आसीत् इदं। तर्हि अत्र मुद्रा राक्षसम् इति नाटकम् मुद्रा इति शब्दः यः अस्ति सः अङ्गुलीयक मुद्रा इत्यस्य कृते अस्ति। अङ्गूठी इति यत् उच्यते तर्हि इत्थं प्रतीयते यत् बहु पूर्वम् अङ्गुलीयकेषु किमपि एतादृशं चिह्नं भवति स्म येन चिह्नेन किमपि पत्रं मुद्रितं भवति स्म। बहु आधुनिक काल पर्यन्तम् अपि नेपाले एषा परिस्थितिः आसीत्। तर्हि अत्र अस्ति किं मुद्रया गृहीतः राक्षसः यस्मिन् नाटके तन्नाम नाटकं मुद्रा राक्षसम्। मध्यम पदलोपी समासः एकः भवति। तर्हि मुद्रया गृहीतः राक्षसः यस्मिन् नाटके तन्नाम नाटकं मुद्रा राक्षसम् इति। तत्र पाणिनेः एकं सूत्रं भवति अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति। सर्वेषां काव्यानां नामकरणार्थं इदमेव सूत्रम् आगच्छति तदधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति। अर्थात तं विषयम् एव अधिकृत्य अस्य ग्रन्थस्य प्रणयनं जातम् इति। अर्थात अत्र किमस्ति इदम् एव विषयं स्वीकृत्य अत्र नाटकं प्रणीतम् इति। अतएव मुद्रया गृहीतः राक्षसः यस्मिन् नाटके तन्नाटकं मुद्रा राक्षसम् इति। अस्तु एषा एव विषयः अस्ति। मम मनसि एकः विषयः आगतः अस्ति। यदि भवन्तः इच्छन्ति तर्हि तत् भविष्यति अन्यथा यः अस्माकम् अस्ति सः तु भविष्यत्येव। वस्तुतः मम इदं कार्यम् अस्ति मुद्राराक्षस परिशीलनम् इति। वस्तुतः मम तु शोधकार्यम् इदम् आसीत् कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयतः। तत्र मया संस्कृतेन लिखितमासीत् परन्तु प्रकाशकाः उक्तवन्तः यत् संस्कृतेन बहुविक्रयणं न भविष्यति अतएव भवान् हिंदी भाषया तस्य रूपान्तरणं करोतु। अतएव मया तस्य चिन्तयतु यत् रूपान्तरणं कृतम्। पूर्णं तु अस्य उल्लेखः पूर्णतया तु भवितुं नार्हति परन्तु मम मनसि अस्ति यत् अत्र भूमिकारूपेण मया इत्थं विषयाः दत्ताः सन्ति ते नाट्यशास्त्रदृष्ट्या बहूनां विषयाणां स्थापनं कुर्वन्ति। यदि भवन्तः इच्छन्ति तदा अस्य भूमिका भागस्य वाचनम् अहं करिष्यामि। किम्? आं महोदय भवेत्। भवान् तु उक्तवान् परन्तु सर्वे करिष्यन्ति न वा? वस्तुतः अत्र जी महोदय भवेत्। वस्तुतः इदं हिन्दी भाषायाम् अस्ति अतएव मध्ये व्यतिक्रमः
प्रकारेण भूमिका लेखनीया। कस्यापि पुस्तकस्य ग्रन्थस्य वयं लेखनं कुर्मः ततः पूर्वं भूमिका रूपेण किंचित दीयते अथवा शोध प्रबन्धमपि लिखामः तदा शोध प्रबन्धस्य आरम्भे अपि भूमिका भागः भवति। अतएव भूमिका कथं लेखनीया इत्यस्यापि अत्र ज्ञानं भविष्यति इति अहं मन्ये। मया भूमिका इत्यत्र प्रस्तावना इति शब्दः दत्तः अस्ति। बहु ध्यानपूर्वकं विषयः यद्यपि हिंदी भाषायाम् अस्ति परन्तु अत्र मध्ये मध्ये अनेके गभीराः विषयाः अपि आगताः सन्ति परन्तु सर्वे विषयाः नाट्यशास्त्रदृष्ट्या एव सन्ति। अस्तु, संस्कृत वाङ्मय जिन विविध शास्त्रों और अनेकविध काव्य विधाओं से परिपूर्ण है उसमें संभवतः सर्वाधिक रमणीय और रोचक काव्य विधा नाट्य ही है। काव्य नाटकम रम्यम। इसी कारण अति प्राचीन काल से हमारे सामने संस्कृत की एक समृद्ध नाट्य परंपरा दृष्टिगत होती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि प्राचीन काल के अनेक नाटकों का नाम शेष ही विद्यमान है तथा अनेक तो काल के गर्भ में इस तरह विलीन हो गए हैं जिनका नामो निशान भी प्राप्त नहीं होता है और अब ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ही ऐसा कोई नाटक कहीं प्राप्त हो सके जो अभी तक अप्राप्त है। महाकवि कालिदास जैसे यशस्वी कवि ने भी अपने पूर्ववर्ती नाटककारों की गणना करने में भास, सौमिल्य और कविपुत्र का बड़े ही आदर के साथ उल्लेख किया है। सौभाग्यवश 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भास के कुछ नाटकों की प्राप्ति हुई किंतु सौमिल्य और कविपुत्र के किसी भी नाटक का आज तक नाम भी प्राप्त नहीं हुआ है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र आदि में जिन अनेक नाटकों का उल्लेख मिलता है वे केवल आज परंपरा की प्राचीनता का ही बोध करा पाते, वे सभी प्राप्त नहीं होते। प्राप्त अस्तु, प्राप्त नाट्य कृतियों के प्रणेताओं में महाकवि भास प्राथम्येन उल्लेख्य हैं, जिन्होंने प्रायः अपने सभी नाटकों में कुछ न कुछ मौलिकता का प्रदर्शन किया है। यद्यपि उन्होंने अपने अधिकांश नाटकों की वस्तु प्रख्यात आख्यान ग्रंथों के आधार पर अथवा प्रसिद्ध कथानक के आधार पर विरचित की है किंतु उसमें भी उन्होंने कुछ मौलिकता का समावेश अवश्य ही कर दिया है। आज यदि हम उन नाटकों की नाट्यशास्त्रीय समीक्षा करने बैठते हैं अर्थात भासस्य नाटकानां यदि समीक्षा वयं कुर्मः तदा निश्चित रूप से उनके अनेक स्थल स्थापित नाट्यशास्त्रीय मानदंडों के मेल में नहीं बैठते हैं, फिर भी उनकी नाटकीयता में कहीं कोई कमी नहीं खटकती है। वस्तुतः तत्र नाट्यशास्त्र दृष्ट्या नाटकानि सम्यक् सन्ति परन्तु तत्र कथा या सन्ति तत्र भिन्नता अस्ति। अस्तु, भास जैसे प्रतिभा संपन्न नाटककारों के नाटकों की प्रसिद्धि से भयाक्रांत होकर ही मानो कालिदास जैसे नाटककार को भी अपने नाटकों की सामाजिक स्वीकृति में संदेह का अवसर दिखने लगा था। फिर भी उन्होंने भास आदि प्रथित यशस नाटककारों के नाटकों के रहते हुए भी 3 नाटकों के प्रणयन के द्वारा संस्कृत नाट्य साहित्य को न केवल समृद्ध किया अपितु पूरे विश्व नाट्य साहित्य में उन्हें गौरवशाली स्थान का अधिकारी बनाया। कालिदास एतादृशः आसीत्। फिर भी भास और कालिदास जैसे नाटककारों की कृतियों के विद्यमान रहने पर भी बाद के अनेक नाटककारों ने अपनी नाट्य प्रतिभा के बल पर संस्कृत नाट्य साहित्य की श्रीवृद्धि की। शताधिक नाटककारों ने अपने
नाटकों के माध्यम से कुछ न कुछ नया कहने का अथवा नए रूप से कहने का जो प्रयास किया है वह स्तुत्य है। अत्र मम वाक्यम ध्यातव्यम्। शताधिक नाटककारों ने अपने नाटकों के माध्यम से कुछ न कुछ नया कहने का अथवा नए रूप से कहने का जो प्रयास किया है वह स्तुत्य है। किसी भी नाटककार को अथवा उसकी नाट्य कृति को तुच्छ कहना उचित नहीं होगा। फिर भी उनमें से कुछ उत्कृष्ट नाट्य कृतियां अवश्य ऐसी हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर विशेष रूप से आकृष्ट करती हैं। सामान्यतया देखने में यह मिलता है कि भारतीय जनमानस परंपरावादी है और अपनी अतीत गौरवशाली परंपरा के निर्वाह को अधिक महत्व देता है, और इसका उदाहरण हमें शास्त्रीय ग्रंथों की भाष्य परंपरा में स्पष्टतया परिलक्षित होता है। बहुत कुछ यही स्थिति संस्कृत नाटकों के साथ भी है। मया तत्र दत्तमासीत् यत् भाष्य परंपरा या अस्ति एषः शंकराचार्य यः अतीव उत्कृष्टः विद्वान् आसीत्, परन्तु तेन मौलिकस्य ग्रन्थस्य रचना तथा न कृता यथा भाष्यस्य रचना कृता। यथा ब्रह्मसूत्रे तेन भाष्यं रचितं, गीतायां भाष्यं रचितम्, उपनिषत्सु अपि भाष्यं रचितं। तत्र शंकराचार्यस्य महात्म्यं भाष्येणैव ज्ञायते। इत्थं पुनः तेषां भाष्याणि जातानि सन्ति। इत्थं भाष्यस्य परंपरा अस्माकं बहु सुदीर्घा अस्ति। बहुत कुछ यही स्थिति संस्कृत नाटकों के साथ भी है, और प्रायः सभी नाटककारों ने नाट्य शास्त्रकारों द्वारा स्थापित मानदंडों के आधार पर ही अपने नाटकों के प्रणयन का प्रयत्न किया है। नाट्य शास्त्रे ये सिद्धांताः वर्णिताः सन्ति, तदनुसारमेव प्रायः नाटककाराः नाटकस्य रचनां कृतवन्तः सन्ति। किंतु बीच बीच में जो क्रांतिकारी नाटककार हुए, उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करके अपने नाटकों में कुछ नूतन प्रयोग किए थे। पुराण विद्येव न साधु सर्वम जैसे तथ्य का उद्घोष करने वाले महाकवि कालिदास की उक्ति को चरितार्थ करते हुए जिन नाटककारों ने कुछ नूतन प्रयोग किए हैं, वे ही आलोचकों के लिए अधिकाधिक समीक्ष रहे। अर्थात ये किंचित विशिष्टम कृतवन्तः सन्ति, ते एव नाटककाराः विशेष रूपेण समीक्षा अभवन्। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, नाटककार भास ने अपने प्राय सभी नाटकों में कुछ न कुछ नूतन प्रयोग किए हैं, किंतु उनके नाटकों की समीक्षा करने में हम प्राय यही कहकर संतोष कर लेते हैं कि उनके नाटक उस युग में विरचित हुए हैं जब नाट्यशास्त्रीय ग्रंथ या तो विरचित नहीं हुए थे अथवा अपनी शैशवावस्था में थे। किंतु निश्चित रूप से भरत मुनि के अवतार के बाद भी कुछ ऐसे श्रेणीय नाटककार हुए, श्रेणीय नाटककार अर्थात ये उत्कृष्ट नाटककार सन्ति ते श्रेणी नाटककार हुए जिन्होंने अपने नाटकों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। ऐसे नाटककारों में शूद्रक, विशाखदत्त, भट्टनारायण और भवभूति ही सर्वाधिक रूप से उल्लेखनीय है। इन नाटककारों की कार्यत्री प्रतिभा विविधा भवति। राजशेखरेण काव्यमीमांसायाम् एतस्मिन् विषये उल्लिखितमस्ति यत् कारयित्री भवित् प्रतिभा भावयित्री प्रतिभा च। कारयित्री प्रतिभया एव कोऽपि लेखकः कस्यापि ग्रंथस्य निर्माणं करोति, काव्यस्य निर्माणं करोति, परंतु यह भावयित्री प्रतिभा युक्तः भवति, स समीक्षा इत्यादि दृष्ट्या कार्यं संपादयति। तर्हि नाटककारों की कार्यत्री प्रतिभा ने नाट्य प्रणयन के क्षेत्र में कुछ न कुछ नूतनता प्रदर्शित करने का सफल प्रयास किया है। संस्कृत नाटकों की त्रिविध भेदक वस्तु तत्व, वस्तु, नेता और रस
नाटककारों ने अपनी लेखनी द्वारा संस्कृत नाट्य साहित्य को समृद्ध किया है, किंतु उनमें से उपर्युक्त 4 नाटककारों ने शूद्रक, विशाखदत्त, भट्टनारायण, भौगोल 4 नाटककारों ने विशेष रूप से इन तीन तत्वों के निर्धारण व्यवस्थापन में कुछ न कुछ मौलिकता प्रदर्शित की है। शूद्रक वस्तु की दृष्टि से, भट्टनारायण नेता की दृष्टि से और भवभूति रस की दृष्टि से कुछ नूतन प्रयोग करते हुए दिखते हैं, तो एकमात्र विशाखदत्त ने इन तीनों भेदक तत्वों में कुछ न कुछ नूतनता का समावेश करके अपनी नाट्य कृति को सर्वाधिक मौलिक और समीक्षकों के लिए समीक्ष तथा विवेक्ष बना डाला है। मम प्रतिपादनम यस्ते यत् वस्तुदृष्ट्यापि रसदृष्ट्यापि नायकदृष्ट्यापि विशाखदत्त किंचित नूतनम प्रयोगम कृतवान अस्ति। यद्यपि विशाखदत्त का नाटक मुद्राराक्षस शास्त्रीय दृष्टि से न्यूनताओं से युक्त है, फिर भी अत्याग्रही शास्त्रकारों ने इस विशिष्ट प्रयोगात्मक उपलब्धि को प्रायः उपेक्षित ही किया है। शास्त्रीय निकषों के आलोक में जब मुद्राराक्षस नाटक के परीक्षण का प्रश्न आता है, तब प्रायः सभी महत्वपूर्ण निकष इस विशिष्ट नाटक की नाट्य शास्त्रीय परख में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तत्र प्रश्न आगच्छति यत् नाट्यशास्त्र दृष्ट्या इदं सम्यक् अस्ति न वा, और यह नाटक अपने को अन्य नाटकों से भिन्न कोटि में रखने के लिए समीक्षकों को बाध्य कर जाता है। यह अपनी वस्तु प्रकृति में अन्य नाट्य कृतियों से पर्याप्त भिन्न है। संप्रति प्रथमं भेदक तत्वमस्ति वस्तु। इसका अन्यतम वैशिष्ट्य है कि इसमें वैयक्तिक संबंध के तनाव और संकट के बदले बृहत्तर संदर्भ के राजनीतिक संबंधों के तनाव और संकट की योजना प्राप्त होती है। जहां संस्कृत के अधिकांश नाटक राजा रानी के संबंधों के साथ साथ राजा की प्रेम कहानियों को के रूपायण में ही अपने को सीमित रखे हुए हैं, वहीं मुद्राराक्षस का इतिवृत्त एक विशिष्ट राजवंश को स्थायित्व प्रदान कर उस माध्यम से समाज हित को साधना अपना कर्तव्य मानता है। अत्र परिवर्तनमस्ति। यह भारतीय मनीषा का ही वैशिष्ट्य है कि वह अपने प्रबल प्रतिपक्षी और कट्टर दुश्मन को भी अपने अनुरूप बनाकर उसे भी अपना अनुयायी बना लेने की को उत्प्रेरित करता है। राक्षस यद्यपि चंद्रगुप्तस्य विरोधी आसीत्, परंतु चाणक्यः किं करोति, अंततः तम स्वपक्षे आनयति। इत्थं प्रायः न भवति। इस प्रतिपक्षी को स्वहित के लिए अपना नहीं बनाया जाता है, उत्प्रेरित नहीं। अत्र किंचित इतस्ततः भवत्। इस प्रतिपक्षी को स्वहित के लिए अपना नहीं बनाया जाता है, अपितु उस माध्यम से राजवंश को स्थैर्य प्रदान करने के लिए जिससे वह राजवंश राज्य हित को सुगमतया पूर्णता प्रदान कर सके। ऐसी कथा वस्तु विश्व के किसी अन्य साहित्य में शायद ही प्राप्त हो। अन्य साहित्यों में तो अपने प्रतिपक्षी को भी मार डालना यही श्रेयस्कर माना जाता है। ब्रूटस भी अपने मित्र जूलियस सीजर को सुपथ पर ले आने का प्रयत्न नहीं करता है, अपितु उसे मार कर समाज हित को सिद्ध करना चाहता है। जूलियस सीजर इति नाटकमस्ति शेक्सपियर इत्यस्य तन्नाटकम् अस्माकं पाठ्यक्रमे आसीत्, मया पठितमस्ति। तत्र किं भवति यत् ब्रूटस् यः अस्ति सः जूलियस सीजर इत्यस्य मित्रमस्ति, परन्तु जूलियस सीजर वस्तुतः किमपि इत्थं कार्यं न कृतवान्, परन्तु तस्योपरि आरोपः एतादृशः आगतः यत्
प्रतीयते यत् सः दोषी अस्ति, परन्तु यः तस्य मित्रं सर्वाधिकं मित्रम् अस्ति ब्रूटस्, सः यावत् पर्यन्तं न स्वीकरिष्यति तावत् पर्यन्तं जूलियस् सीजर स्वात्मानं दोषिणं न स्वीकरोति। अतएव विपक्षी प्रतिपक्षिणः ये सन्ति ते सर्वे किं कुर्वन्ति, ब्रूटस् महोदयं वारं वारं उक्त्वा प्रेरयित्वा जूलियस् सीजर यस्य विरोधे कुर्वन्ति। अन्ते ब्रूटस् अपि शस्त्रं नीत्वा गच्छति तस्य हननार्थं। सर्वे हननं कुर्वन्ति, एषः अपि यदा प्रहारं करोति तदा जूलियस् सीजर कथयति यू टू ब्रूटे। बहु मार्मिकं वाक्यमस्ति। सः पूर्णं वाक्यं न कथयति, यू टू ब्रूटस् इति न कथयति, यू टू ब्रूटे, अर्थात् त्वमपि मह्यं चिन्तयसि यत् अहं दोषी अस्मि, तर्हि मम जीवनम् आवश्यकं नास्ति, तदनन्तरं सः मृत्युं प्राप्नोति। इत्थं तत्र आगतमस्ति। परन्तु यथा मया ह्यः उक्तमासीत् यत् पाश्चात्यजगति दुःखान्तनाटकानां प्राबल्यं प्रामुख्यं भवति, अतएव तन्नाटकं जूलियस् सीजर इति नाटकं यदस्ति तन्नाटकं ट्रेजेडी अस्ति, दुःखान्तनाटकम् अस्ति, अतएव तत्र भवितुमर्हति। परन्तु अस्माकं समाजे दुःखान्तनाटकानां प्रवेशः नास्ति। तर्हि इत्थं ब्रूटस भी अपने मित्र जूलियस सीजर को सुपथ पर ले आने का प्रयत्न नहीं करता है, अपितु उसे मारकर समाज हित को सिद्ध करना चाहता है। यहाँ तो घोर विरोधी राक्षस को भी चाणक्य ये न के न प्रकारेण अंततः अपने पक्ष में करके अपने समकक्ष उसे भी स्थान पाए, जिससे वह राक्षस उस नव स्थापित मौर्य वंश के माध्यम से आम जनता का हितकारी हो सके। महान आदर्श अस्ति यक्षः राक्षसः अपि यदि चंद्रगुप्तस्य साचिव्यं स्वीकरिष्यति तर्हि मौर्य वंशः यः अस्ति सः अतीव उत्कृष्टः भविष्यति इति इत्थं करोति चाणक्य। इसकी कथा वस्तु श्रृंगार रसान्वित रोचकता से युक्त नहीं होने पर भी आद्यंत अपनी सुसंबद्धता के कारण रोचकता से परिपूर्ण है। नाटककार ने जिस नाटकीय द्वंद्व की उपस्थापना की है, द्वंद्व विषय अहं पूर्वमपि उक्तवान् आसम्, यत् नाटकेषु यावत् द्वन्द्वस्य समावेशः भवति तावत् नाटकं तत् श्रेष्ठम् उत्कृष्टं भवति। तर्हि नाटककार ने जिस नाटकीय द्वंद्व की उपस्थापना की है उससे सामाजिक सर्वदैव आबद्ध रहता है और हर क्षण वह आगे आने वाले घात प्रतिघात के प्रति आशंकित और समुत्सुक रहता है। सामाजिक को हर पल जिज्ञासा बनी रहती है कि दोनों ही प्रतिपक्षी एक दूसरे के द्वारा उठाए गए कदमों का किस तरह से करते हैं और अपने लिए कौन सी नीति का निर्माण करते हैं। स्थान स्थान पर नाटक में जिस गोपनीयता का दर्शन हमें होता है वह अन्य किसी नाटक में दुर्लभ ही है। यद्यपि पूर्ववर्ती नाटककार भास के नाटकों में भी राजनीति का दर्शन होता है, लेकिन उनकी राजनीति अंतःपुर की विलासमयता को ही परिपुष्ट करती है। उसमें साम्राज्य की कोई व्यवस्थात्मक राजनीति परिलक्षित नहीं होती है। काव्य नाटक का आनंद स्व की परिधि से बाहर निकलकर पारलौकिक आनंद प्रदान करने वाला होता है। काव्य या नाटक का आनंद स्व की परिधि से बाहर निकलकर पारलौकिक आनंद प्रदान करने वाला होता है और वह किसी एक सीमा में बंधा हुआ नहीं होता है। यद्यपि काव्यकाराः अस्माकं समाजे काव्यस्य निर्माणं कृतवन्तः सन्ति स्वान्तः सुखाय। तुलसीदासः कथयति स्वान्तः सुखाय रघुनाथ गाथाम्, परन्तु स्वान्तः सुखाय नास्ति, वस्तुतः
सर्वेषां सुखाय इति वक्तुं शक्यते। इत्थम् अस्माकं काव्यकाराः महत्वपूर्णाः सन्ति। अस्तु, यद्यपि संस्कृत के नाटक इस कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं, किंतु सूक्ष्मता से देखा जाए तो उनका वर्णन विषय स्व की परिधि में भी आबद्ध रहता है। हाँ, कवि या नाटककार की तूलिका उसे ऐसा रूप प्रदान कर देती है कि वह स्व की परिधि से बाहर होकर सर्वजन संवेद्य और सर्वजनानंदकारी हो जाता है। तम अस्माकं काव्यानि सन्ति, यद्यपि स्वदृष्ट्या लिखितानि सन्ति, परन्तु सर्वजन संवेद्यानि जायन्ते, सर्वजनानंदकारिणः भवन्ति इति। शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन दुष्यंत को ही आकर्षित करने में पर्याप्त नहीं रहता है, अपितु समग्र सहृदय वर्ग उससे साधारणीकृत हो जाता है। साधारणीकरण भविष्य आग्रह, और उस शकुंतला का सौंदर्य सबको मुक्त बना डालता है। किंतु मुद्रा राक्षस नाटक का इतिवृत्त उस दृष्टि से और भी अधिक संवेद्य हो उठता है, क्योंकि उसकी प्रत्येक घटना अथवा उसका प्रत्येक द्वंद्व इस दृष्टि से संग्रथित है कि मानो वह आम जनता के हितों की रक्षा के लिए। राजनीतिक दाव पेच को रूपायित करने वाला यह एकमात्र नाटक है जो अपनी कथा वस्तु की दृष्टि से संस्कृत नाट्य साहित्य में अद्वितीय है। अधुना द्वितीयम तत्व, पात्र निरूपण अथवा चरित्र से तो नाटककार विशाखदत्त की यह कृति और भी अधिक समीक्ष हो उठती है। इसकी कथा वस्तु अन्य संस्कृत नाटकों की कथा वस्तु से नितांत भिन्न होने के कारण पात्र निरूपण की दृष्टि से भी पूर्णतया भिन्न है। अधिकांश नाटकों की कथा वस्तु राजघरानों से संबद्ध होकर राजाओं के प्रणय व्यापार के चित्रण में ही प्रवृत्त दिखती है, किंतु इसकी कथा वस्तु राजघराने से संबद्ध होने पर भी पारस्परिक राजनीतिक द्वंद्व को रूपायित करने वाली है। अतः इसमें प्रणय व्यापार का अवकाश ही नहीं है। अतः नाटककार ने नर्म सचिव रूप विदूषक का उल्लेख मात्र भी नहीं किया है। ऐसा विषय आगतः अस्ति यत् विदूषकः कः भवति, सः नर्म सचिवः, परन्तु अस्य अत्र तु नर्म सचिवस्य आवश्यकता एव यतोहि श्रृंगार रसस्य लेशम, और उन्होंने नायिका की भी आवश्यकता नहीं समझी। नायिका तो इस नाटक में नहीं है, स्त्री पात्र भी गिने क्यों नहीं है जो पूरी तरह से गौण रूप से आकर कथा के विकास में सहायक होते हैं। यदि नायिका है भी तो वह है अशरीरिणी राजनीति नायिका है। राजनीति अथवा कूटनीति ही नायक चाणक्य की नायिका है, जो हर पल उसके साथ विद्यमान। अधुना तृतीयम तत्व नहीं, तदेव तत्व द्वितीयम निर्धारण की दृष्टि से भी यह नाटक विशिष्ट प्रकार का है। नाट्य शास्त्रीय सिद्धांत चंद्रगुप्त को नायक मानने को आग्रही है। तस्मिन् विषये पूर्वं विचारः आगतः आसीत्, रामचन्द्र महोदय एव प्रश्नं कृतवान् अस्ति। तत्र नाट्यशास्त्रीय सिद्धांत चंद्रगुप्त को नायक मानने के आग्रही हैं, तो दूसरी ओर राक्षस और चाणक्य भी अपने अपने क्रियाकलापों तथा भूमिकाओं के माध्यम से नायक होने का दावा पेश करते हैं। लेकिन सूक्ष्मतया विचार करने पर अंततः चाणक्य का ही पलड़ा भारी पड़ता है और वही नायक सिद्ध हो जाता है। नायक की तरह ही प्रतिनायक के निरूपण में भी नाटक वैशिष्ट्यावधायक है। अन्य नाटकों के प्रतिनायकों की तरह प्रतिनायक राक्षस नहीं है, अपितु वह भी एक उच्च आदर्श की पुनः स्थापना के लिए समर्पित है। गंभीरता से विचार करने पर उस प्रकार के चरित्र का पात्र मुद्रा राक्षस में तो नहीं है, पूरे संस्कृत नाट्य साहित्य में वह एक विशिष्ट स्थान का अधिकारी हो जाता है। अपनी योजना में विफल होकर चारों ओर से जब चाणक्य के द्वारा निर्मित चक्रव्यूह में फंस जाता है, तब वह अपने मित्र के प्राणों की रक्षा के लिए सर्वप्रथम अपना बलिदान भी देना चाहता है और अंततः चाणक्य के आगे आत्मसमर्पण करके संत का मंत्रित्व स्वीकार कर लेता है। कथम सह आगच्छति, यहाँ चाणक्य की जीत होती है। केवल यही बात नहीं है, अपितु चाणक्य अपनी उस योजना को सफल होता हुआ देखता है कि
के चंद्रगुप्त पक्षी हो जाने से मौर्य वंश को स्थायित्व प्रदान प्राप्त होगा और इस माध्यम से राष्ट्रहित और प्रजाहित के रूप एक की पूर्ति होगी। उच्च आदर्श राष्ट्र प्रजाहितं च ध्येयमस्ति चाणक्यस्य। इदं नाटकं बहु महत्वपूर्णमस्ति। कितने उच्च आदर्श हैं नायक के भी और प्रतिनायक के। पूरे नाट्य साहित्य में संभवतः राक्षस ऐसा प्रतिनायक है जिसके प्रति सामाजिकों की सहानुभूति आद्यंत बनी रहती है। नायक और प्रतिनायक की तरह ही अन्य सभी पात्र भी मनोयोग पूर्वक अपने अपने कार्यों में संलग्न हैं। सभी प्रस्तावित लक्ष्य की सिद्धि को ध्यान में रखकर प्रयत्नशील हैं। कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जिसको किसी प्रलोभन के द्वारा खरीदा जा सके। हाँ, नियति के भाग्य के कुचक्र के कारण अवश्य उन्हें पराजय की ओर उन्मुख होना पड़ता है। छोटे से छोटे पात्र भी उस महान लक्ष्य के साधक हैं, चाहे उनकी भूमिका छोटी भी हो, लेकिन वह है महत्वपूर्ण। अधुनापि निष्ठत्रयमस्तिनो तो अद्य किञ्चिदपि न भविष्यति। किं कुर्मः? पूर्णं भवेत् महोदय। आम गुरुजी पूर्णं भवेत्। यद्यपि अधुना तो तृतीयं तत्त्वम्। यद्यपि रसतत्व के निबंधन में नाटककार विशाखदत्त ने अपेक्षाकृत नाट्यशास्त्रीय सिद्धांत का बहुलांश में अनुपालन किया है, फिर भी इसका रसतत्व भी विलक्षण ही है। अधिकांश नाटकों में राजाओं के प्रणय व्यापार का चित्रण करके नाटककारों ने श्रृंगार रस को ही अंगीरस के रूप में प्रतिस्थापित किया है, किंतु नाट्यशास्त्रीय ग्रंथ वीर रस के अंगित्व को भी स्वीकार करने के आग्रही हैं। संप्रत्येव अस्माभिः दृष्टं ययव एको रसंगी कर्तव्य श्रृंगारो भी ययव। इस आधार पर कुछ नाटककारों ने वीर रस को प्रामुख्य प्रदान करते हुए कुछ बड़े ही अच्छे नाटकों का प्रणयन किया है। मुद्रा राक्षस में भी अंगित्व की दृष्टि से वीर रस ही है, किंतु यहाँ का वीर रस अन्य नाटकों के वीर रस से पूर्णतया विलक्षण और अद्भुत है। पूरे नाटक में समय समय पर युद्ध का उद्घोष और युद्ध का वर्णन मिलता है, किंतु किसी तरह के रक्तपात की चर्चा नहीं मिलती है। अत्र किंचित वच्मि अहम् यत् तस्मिन् समये नंदवंशः आसीत्। नंदवंशः एतादृशः आसीत् यस्य भयेन विश्वविजेताया सिकंदरस्यापि सेना पाटलिपुत्रोपरि आक्रमणं न कृतवान्। परंतु एषः चाणक्यः स्वबुद्धिकौशलेन किं कृतवान्? युद्धं नाभवत्, परंतु सः स्वबुद्धिबलेन नंदवंशस्य समापनं कृतवान्। पुनः तत्र मौर्यवंशस्य स्थापना अभवत्। यद्यपि कस्यापि तत्त्वस्य नाशे बहु काठिन्यं न भवति। अस्माकं सम्मुखं यत्किञ्चिदपि दृश्यते तत्सर्वं वयं त्रोटयितुं क्षमा, किन्तु तदनुसारं तस्य निर्माणं कथं भवेत् इति वयं न जानीमः। परन्तु एषः किं कृतवान्? नन्दवंशस्य नाशः अभवत्, उत्कृष्टस्य नन्दवंशस्य नाशः अभवत्, परन्तु तत्र ततोपि प्रबलस्य मौर्यवंशस्य एषः स्थापनां कृतवान् चाणक्यः। इदं महत्वपूर्णम् अस्ति। तर्हि चाणक्यः तथा विशिष्टः अस्ति। पूरे नाटक में समय समय पर युद्ध का उद्घोष और युद्ध का वर्णन मिलता है, किंतु किसी तरह के रक्तपात की चर्चा नहीं मिलती है। भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक वीर रस के विवेचन के क्रम में जिन 3 से 8 प्रकार के वीरों की चर्चा की आती है, उसमें किसी भी प्रकार का वीर इस नाटक का नायक नहीं। मैं उत्तमासीत् यत् भरतेन त्रयः वीराः
स्वीकृताः सन्ति विश्वनाथादिना चत्वारः वीरा पुनश्च पंडितराज जगन्नाथेन चत्वारः वीराः तु स्वीकृताः सन्ति तदतिरिक्तं पाण्डित्यवीर बलवीर क्षमावीर सत्यवीर इति रूपेण चत्वारः अन्याः अपि वीराः उक्ताः सन्ति तर्हि अष्टवीराः परन्तु अष्टवीरेष्वपि चाणक्यः कोऽपि नास्ति सः मया तत्र मध्ये अस्य प्रतिपादनं विस्तरेण कृतमस्ति। इस प्रकार भी इस नाटक का नायक नहीं है। अंततः हमें चाणक्य को एक अलग प्रकार के विभेद के अंतर्गत रखने के लिए बाध्य होना पड़ता है और वह है राजनीति अथवा कूटनीति वीर ही वह सिद्ध होता है। इत्थम अष्टवीरेषु मध्ये एषः सः भिन्नतया एकः अन्यः वीरः प्रतिभाति यह अस्ति राजनीतिवीरः कूटनीतिवीरः वा। इस तरह नाटककार ने यहाँ भी अपनी मौलिकता और विशिष्टता का प्रदर्शन किया। यद्यपि चाणक्य राजनीतिवीर के रूप में प्रकाशित होता है और पूरे नाटक में यही तत्व सर्वत्र विद्यमान है, किंतु स्थान स्थान पर हमें वीर रस के अन्य प्रभेदों का भी उत्कृष्ट उदाहरण पूरे मुद्रा राक्षस में दृष्टिगत होता है। यह अंग रूप में अन्य रसों की भी अवस्थिति पूरे नाटक में सफलतया सन्निबद्ध है। अन्यानि सर्वे रसाः स्थाने आगच्छन्ति। अंग रूप में अन्य रसों की भी अवस्थिति पूरे नाटक में सफलतया सन्निबद्ध है। इस नाटक का जैसा कथानक है उसमें श्रृंगार रस का समावेश नहीं होना चाहिए था, किंतु नाटककार ने अपनी प्रतिभा के बल पर उस रस का भी सन्निवेश एक दो स्थलों पर करने का स्तुत्य प्रयास किया है। करुण, रौद्र, बीभत्स, अद्भुत आदि रसों का तो सुंदर संयोजन हमें देखने को मिलता ही है। नाटकों के लिए विवादग्रस्त रस शांत का भी निबंधन नाटककार ने किया है, किंतु हास्य रस की प्राप्ति पूरे नाटक में कहीं नहीं। हास्य रस से प्राप्ति नाटक वस्तु, नेता और रस तीनों दृष्टियों से विलक्षणता प्राप्त मुद्रा राक्षस नाटक की भाषा शैली यदि समुचित नहीं होती तो संभवतः नाटक उतना सफल नहीं हो पाता। भाषा शैली दृष्टिया भी नाटकानां विशेषणं भवति। प्राय संस्कृत नाटकों में नाटककारों ने रमणीयता का वर्णन करने के लिए श्लोकों की योजना की है और उनमें से अधिकांश उत्कृष्टतर है। फिर भी नाटकों के अधिकांश श्लोक ऊपर से जोड़े गए की तरह प्रतीत होते हैं। विविधेषु नाटकेषु इत्थं प्रतीयते यत् श्लोकाः तत्र योजिताः सन्ति, लेकिन मुद्रा राक्षस के प्राय सभी श्लोक गद्य के साथ एक तानता लिए हुए हैं। एक दो स्थलों पर लंबे गद्य हैं, किंतु अधिकांश स्थल ऐसे हैं जो बड़े ही चुटीले हैं तथा गागर में सागर की तरह भाव को समेटे हुए हैं। विशाखदत्त के श्लोक अथवा गद्य उनके नाटकीय भावों के अनुसंगी हैं, न कि उनके नाटकीय भाव को उनके काव्य का अनुगमन करते हैं। उन्होंने अपने नाटक का जो ताना बाना बुना है वह आद्यंत एक लय एक प्रवाह में संचालित है। घटना का एक एक प्रवाह मानो अपने मूल प्रवाह को अनुप्राणित और अनुमापित करने के लिए है तथा अपनी कार्य सिद्धि करके वह प्रवाह उसी महाप्रवाह में विलीन हो जाता है। नाटककार ने श्लोकों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे भी सार्थक प्रतीत होते हैं। इसी तरह नाट्य भाषा की दृष्टि से नाटकीय अलंकार, रीति, गुण, वृत्ति, प्रवृत्ति आदि का भी यथासंभव सम्यक प्रयोग नाटककार ने किया है। मुद्रा राक्षस अधुना सर्वेषां विवेचनम् अभवत्। अधुना किञ्चित् भिन्नतया मुद्रा राक्षस एक कालजयी कृति है और किसी भी कृति का कालजयित्व उसकी समाजोपयोगिता पर निर्भर करती है। जिस काव्य में सार्वजनीन और सार्वकालिक सामाजिक सत्य का जितनी बारीकी से उद्भेदन होगा वह काव्य उतना ही दीर्घजीवी होता है। यद्यपि संस्कृत के सभी काव्य तात्कालिक का अथवा परोक्षतया विवेचन करते ही हैं, किंतु साथ ही साथ वे आगे आने वाले समाज का दिशा निर्देशन भी करते हैं। काव्य इदमेव भवति येन आगामी यह समाज अस्ति तस्य कृते दिशा निर्देशः भवेत्। इस दृष्टि से यदि हम मुद्रा राक्षस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि शूद्रक के मृच्छकटिक के बाद यदि किसी
किसी नाटक का उल्लेख इस आधार पर प्रामुख्य न किया जा सकता है तो वह मुद्रा राक्षस ही है। यद्यपि यह नाटक चंद्रगुप्त और चाणक्य की राजनीति का वर्णन करता है, किंतु वह आज के राजनीतिज्ञों के लिए भी प्रेरणास्पद है। मुद्रा राक्षस नाटक पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता है। अत्र एकः मम अध्यायः अस्ति यत्र प्रतिपादितम् अस्ति यत् केन प्रकारेण कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रेण मुद्रा राक्षसं प्रभावितम् अस्ति। सूक्ष्मतया विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिन सिद्धांतों का उल्लेख किया है उनमें से कुछ का व्यावहारिक रूप प्रदान करने का सफल प्रयत्न नाटककार ने किया है। प्रस्तुत पुस्तक में मैंने अपने समय की अपेक्षाओं के मेल में मुद्रा राक्षस का पुनर्मूल्यांकन करते हुए यह दिखलाया है कि वह अभी भी प्रासंगिक है। अधुना मम भूमिकायाः उपसंहारात्मकः भागः। इसमें संदेह नहीं है कि मुद्रा राक्षस के संबंध में बहुत कुछ लिखा गया है और फिर भी मुझे अनुभव होता है कि इस पर नया कुछ लिखने की संभावना बनी हुई है। संप्रत्यपि मुद्रा राक्षसस्य समीक्षणं कर्तुं शक्यते। इसका मूल कारण यह है कि आलोचना के प्रतिमान और उनके प्रयोग की प्रक्रियाओं पर बदलते हुए समय के संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। स्वभावतः हर युग के लिए यह आवश्यक होता है कि वह श्रेणी कृति पर पुनर्विचार करे और इस तरह उसमें वैसी विशेषताओं को खोजे जो उसके लिए अधिक सार्थक प्रतीत हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो कृति आगे आने वाले अधिक से अधिक युगों को इस तरह संतोष प्रदान करती है वही श्रेणी मानी जाती है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ चाहता हूँ कि इस पुस्तक में मैंने सामान्य रूप से संस्कृत नाट्य साहित्य और विशेष रूप से मुद्रा राक्षस के संबंध में कुछ ऐसा कहने का प्रयत्न किया है जो पहले नहीं कहा गया है, किंतु जो कहने योग्य प्रतीत होता है। मुझे आशा है कि इससे नाट्यालोचन के विकास के क्रम में कुछ योगदान होना चाहिए। वैसे उसका कितना मूल्य है यह तभी मालूम होगा जब इसके संबंध में आलोचकों की विचारपूर्ण प्रतिक्रियाएं प्रकाश में आएंगी। अनंतरम मया ये अत्र सहयोगिनः आसन् तेषां उल्लेखं कृतवान् अस्मि। तर्हि इत्थं मम प्रस्तावना रूपेण भूमिका अस्ति मुद्रा राक्षस परिशीलनस्य। अधुना तो समयः समाप्तः एव जायते, किं कुर्मः। भवतु, एकं कार्यं करोमि। केवलं नाटकविषये यद् विवेचनमस्ति तस्य समापनं भवेत्। केवलं द्वित्रः पङ्क्तयः एव अवशिष्टाः सन्ति। तदनन्तरं प्रश्नाः भविष्यन्ति। अत्र एतस्मिन् विषये अपि मुद्रा राक्षस विषये अपि प्रश्नाः यदि भविष्यन्ति तेपि स्वीकार्याः अथवा दशरूपक विषये ये प्रश्नाः सन्ति। अस्तु, तर्हि केचन कश्चिदेव अंशः अत्र अवशिष्टः अस्ति। तत्र आगतमासीत् पात्रैस्त्रिचतुरैरङ्कं तेषाम् अन्तेस्य निरूपणम्। अर्थात् अंकेषु त्रयः चत्वारः वा पात्राणि आगच्छेयुः पुनः सर्वे अन्ते गच्छेयुः। इत्थं परंपरा नाटकानाम् अस्ति। अग्रे अस्ति पताकास्थानकान्यत्र बिन्दुरन्ते च बीजवत् एवम् अंकाः प्रकर्तव्याः प्रदेशादि पुरस्कृता पञ्चाङ्कमेतदवरं दशाङ्कं नाटकं परम्। एतावन्मात्रमेव नाटकस्य परिभाषारूपेण अस्ति। तत्र अस्ति किं पताकास्थानकान्यत्र बिन्दुः अन्ते च बीजवत्। मध्ये मध्ये आवश्यकायां सत्यां पताकास्थानकस्य प्रयोगः नाटककारैः करणीयः इति। अन्यत्र बिन्दुः अन्ते च बीजवत्। अन्ते अर्थात् अंकस्यान्ते रूपेण कश्चित् एतादृशः
विषय आगच्छेत् यः बीज रूपेण तत्र भूत्वा अग्रे फलीभूतः भवेत्। अर्थात प्रत्येकस्मिन् अंकस्य अन्ते किमपि इत्थम् आगतं स्यात् येन सामाजिकेषु मध्ये उत्सुकता विराजमाना भवेत् यत् अग्रे किं भविष्यति। वयं न पश्यामः दूरदर्शनादिषु सीरियल् आगच्छति, अहं तु सीरियल् कथयामि, परन्तु सीरियल् आगच्छति तत्र किं भवति, तत्र प्रचारार्थं कट् कुर्वन्ति, तत्र तस्मिन् समये कट् कुर्वन्ति येन जनाः चिन्तयन्ति यत् अग्रे किं भविष्यति, अत एव ते विज्ञापनादिकं पश्यन्तु। तथैव अंकेषु अन्ते किञ्चित् बिन्दुरूपेण एषः विषयः भवेत् यः बीजवत् अग्रे गत्वा अंकुरितो भवेत्। अग्रिमेषु अंकेषु तस्य तस्मिन् विषये सामाजिकानां मनसि उत्सुकता या निर्माणं भवेत् इति। अस्तु, एवम् अंकाः प्रकर्तव्याः प्रदेशादि पुरस्कृताः। इत्थमेव अंकाः प्रकर्तव्याः, अंकानां योजनम् इत्थमेव भवेत्। प्रदेशादि पुरस्कृताः, यथा प्रदेशः भवेत्, अर्थात् प्रदेश इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् विस्कम्भकादीनाम् अर्थोपक्षेकं योजनं भवेत् अथवा साक्षात् अंकस्य योजनं भवेत्। तथैव प्रतिपादनं नाटककारैः कुर्यात्। तत्र नाटकानि कति अंकानां भवेयुः एतस्मिन् विषये उक्तमस्ति। पञ्चाङ्कम् एतत् अवरं दशाङ्कं नाटकं परम्। यत् पञ्च अंकाः भवेयुः न्यूनातिन्यूनम् अथवा अधिकाधिकं 10 अंकाः भवेयुः। 10 अंकानां नाटकानि यानि भवन्ति तानि महानाटकानि उच्यन्ते। यद्यपि नाटककाराः एतादृशाः अपि जाताः सन्ति ये ततोप्यधिकानाम् अंकानां योजनं कृतवन्तः सन्ति, परन्तु तत्तु अपवादरूपेण अस्ति। वस्तुतः न्यूनातिन्यूनं 5 अंकाः भवन्ति नाटकेषु, अधिकाधिकं 10 अंकाः भवन्ति। अस्तु, नाटकस्य प्रकरणं समाप्तम् इति। अधुना प्रश्नः। नमो नमः महोदय। मुद्राक्षस दृष्ट्यापि यदि प्रश्नः भविष्यति तर्हि यदि राजनीति नायिका अस्ति अत्र, तदा मुग्धा अस्ति प्रगल्भा स्वकीया परकीया वा? स्मरणं नास्ति, नायिका भेद बहु काल पूर्वं पठितवती। तथा नास्ति एषा। अत्र कल्पना करणीया। चिन्तनं एव कृतमासीत्, परन्तु यदि अधुना चिन्तनं करोमि तदा एषा नायिका प्रगल्भा एव अस्ति। अच्छा। महोदय, प्रत्येक नाटकानां विषये अपि किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामि। प्रत्येक नाटके भवति किम् एतादृशी चिन्तनम् अस्ति? अहं पठितवती, न पठितवती। अधुना समयः तु नास्ति। पुस्तक अस्ति, अग्रिमदिवसे इत्यस्य शोधकार्यं प्रतीकनाटकेषु एव अस्ति। जानामि। अत एव, परन्तु प्रतीकनाटकेषु अपि यानि दार्शनिकनाटकानि सन्ति तान् अधिकृत्य एव मया कार्यं कृतमस्ति। तत्र मुख्यतया पञ्चनाटकानां ग्रहणं कृत्वा तदनुसारम् एव मया कार्यं कृतमस्ति। तत्र प्रतीकेषु किं प्रतीकतत्त्वं भवति, किञ्च नाट्यतत्त्वं भवति, कथं द्वयोः समाहारः भवेत् इत्यादि रूपेण अपि मया विवेचनं तत्र। अधुना अहम् उक्तवान्, तथैव यदि
सर्वे कथयिष्यन्ति सः अपि विषयः कदापि भविष्यति। आं महोदय, धन्यवादः। परश्वः आरभ्य अस्माकं तद्दृष्ट्या संभवतः भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः, साहित्यशास्त्रे अपि ते दत्तवन्तः सन्ति यत् केन प्रकारेण कार्यक्रमाः भविष्यन्ति इति। तर्हि सप्तदिवसेषु 10 रूपकं न भविष्यति, परन्तु किञ्चित् भिन्नं भिन्नं तु भविष्यत्येव। अतएव तत्रापि सर्वेषां सहभागित्वं निश्चयेन भवेत्, यतोहि केचन विशिष्टा विद्वांसः अपि तत्र योजिताः सन्ति, तेषां व्याख्यानं तत्र भविष्यति। मम तु दिनत्रयमस्ति, परन्तु दिनचतुष्टयम् अनेकेषाम् अस्ति। भवतु। समयः किं निश्चितं भविष्यति? एषः एव समयः 5वादनतः 7वादनपर्यन्तं, परन्तु संस्कृतभारती दृष्ट्या 4वादनतः अपि कार्यक्रमाः प्रथमतः सन्ति। तद्विषये अपि सूचना भवन्तः प्राप्स्यन्ति। अधुना सूचना निर्माणं तथा जायमानमस्ति, तत्र सूचना विदिश्यते। श्वः तु अस्माकं 10 रूपकम् एव भविष्यति। श्रीमान, रामगढ़ जनपद निमित्तम् एक दिनात्मकं भवतः समयः इच्छामि। एतस्मिन् अत्र वार्ता न, अन्य भवान् दूरवाणी। अस्तु 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 अस्तु। अत्र सामूहिक विषयः भवेत्। महोदयः नमो नमः, पप्पू अस्मि अहम्। अत्र एका पङ्क्तिः अस्ति, पताका स्थानकान्यत्र बिन्दुरन्ते च बीजवत्। अस्य अर्थः किम्? एवम् एषः एव अस्ति यत् यथा अङ्कान्ते अङ्कस्य अन्तः कथं भवेत्, तर्हि अत्र धनञ्जयोपरि प्रश्नः आगच्छति, यतोहि तेन उक्तम् आसीत् यत् बिन्दु अर्थप्रकृतिः कुत्र भवेत्, तर्हि प्रतिमुखसन्धौ भवेत्। परन्तु स एव कथयति यत् सर्वेषु अङ्केषु अन्ते बिन्दुरूपेण स्थापनं भवेत्। तर्हि बिन्दु केवलं प्रतिमुखसन्धौ कथं भविष्यति? अत एव मया तस्मिन्नपि समये उक्तम् आसीत् यत् इदं विवेचनं भ्रामकम् अस्ति। अत एव केवलं सन्धीनां योजनम् अवस्थादृष्ट्या एव भवेत्। आरम्भ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति पलागमा। तर्हि अनेन प्रकारेण पञ्चसन्धीनां निर्माणं भविष्यति, तत्र अर्थप्रकृतीनां योजनेन भवेत् इति विषयः समीचीनः नास्ति। अत एव एषः स्वयमेव कथयति यत् बिन्दुरूपेण सर्वेषु अङ्केषु अन्ते विषयः स्थापनीयः, तस्य पल्लवनम् अग्रे अङ्के भवेत् इति। तर्हि अन्ते बिन्दुवत्, बिन्दुः किं? यथा जलपूरिते पात्रे एकं तैलबिन्दुं स्थापयामः, यथा तैलबिन्दुः प्रसरति तथैव बिन्दुरूपेण यः विषयः आगच्छेत् सः अग्रे गत्वा प्रसारं प्राप्नुयात् इति। सम्यक्? आं महोदय। तर्हि वयम् आधुनिक परिस्थितौ वयं पश्यामः चेत् चलचित्रेषु यथा बाहुबली चलचित्रस्य प्रथमभागे कटप्पा द्वारा बाहुबली किमर्थं हतः इति अङ्कस्य सम्यक् अन्तः इति जातः।
तर्हि एते किं कुर्वन्ति यदि सीरियल् रूपेण चलच्चित्राणि अपि निर्मीयन्ते तत्र कोऽपि एतादृशः अंशः स्थाप्यते येन जनानां मनसि उत्सुकता जायेत तं विषयमेव स्वीकृत्य पुनः भिन्नं चलच्चित्रं ते आनयन्ति इत्थम् एव भवति तत्र बाहुबली प्रथमे यः विषयः उत्थापितः सः बाहुबली द्वितीये आगतः अनेनैव प्रकारेण आं भवति। महोदय। तर्हि समापनं भवेत्। आं महोदय, शान्तिमन्त्रं कुर्मः। येन मङ्गलाचरणं कृतं ते महोदयः गतवन्तः, अतः अहमेव करोमि इदानीम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। स्वात्मनामिनं नमांसि गुरुभ्यः नमो नमः।